नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया कलेक्ट जीके चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो अपना सेशन है ये इतिहास विषय की क्लास रहने वाली है। कई विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर आपके पास जो नोट्स हैं इतिहास विषय के उनके अनुसार कुछ क्लासें हमें उपलब्ध करवाइएगा। आज ही मैं क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो प्रतिदिन एक क्लास में अपलोड करने की कोशिश करूँगा और संभव हुआ तो 2 क्लास भी हो जाएंगी। आपको अगर अच्छे से समझ में आए तो आप इसके संबंध में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि थोड़ा मनोबल बढ़े और मैं ये क्लासें लगातार महीने भर आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो आज की जो अपनी क्लास है वो मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से मैं इस सेशन को शुरू करूँगा। मैं प्राग ऐतिहासिक काल और आगे ऐतिहासिक काल के जो टॉपिक हैं ये इसके बाद में करवा देंगे आप लोगों को। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से, और ये चैप्टर करवाने का तरीका ये वाला मैंने इसलिए अपनाया है पहले लिख करके। एक तो इसमें समय ज़ाया नहीं होता है क्योंकि साथ लिखते हैं, जो क्लास आधे घंटे में होनी चाहिए अगर लिखते हैं तो वो क्लास फिर 1 घंटे में अपनी हो पाएगी। तो थोड़ा सा समय का अभाव भी रहता है तो आप लोगों का भी समय ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। दूसरा, इस प्रकार से लिखकर करवाते हैं तो त्रुटियां कम होती हैं, पॉइंट छूटेंगे नहीं। मैं वैसे सीधा लिख करके बारी बारी करवाऊंगा तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो छूट भी जाते हैं। भाई ज़रूरी नहीं कितनी सारी चीज़ें दिमाग में रहें, कुछ पॉइंट छूटने के आसार वहाँ बने रहते हैं। तो पहले से लिख कर मैंने रखा है, इसमें आपको नोट्स बनाने में भी सहूलियत रहेगी। तो आज अपने मित्रों पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो देखो, ये जो अपने पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पहले 2 काल अपने पढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का जो अपने सब्जेक्ट है उसमें भी है, सेकंड ग्रेड में भी आता है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्जाम हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। काफ़ी प्रश्न कई बार यहाँ से पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले 2 टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल और आगे ऐतिहासिक काल ये आते हैं। पहले इन चीज़ों को जान लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। थोड़ा सा मैं पीछे के परिदृश्य पे चलें। पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि ये वो काल था मित्रों जिसमें इस काल में मानव किसी लिपि के बारे में नहीं जानता था, न ही किसी लिपि के बारे में जानता था और न ही लेखन कला से वो परिचित था। यानी कि लिपि का और लेखन का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता था। ये प्राग ऐतिहासिक काल में अपने पढ़ते हैं। इसी में ही अपने ये पढ़ते हैं कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था, आग जलाना कैसे सीखा गया था। ये सारी चीज़ें इसी के ही अंतर्गत आती हैं। इस चैप्टर को बाद में अपने पढ़ेंगे। ये यहाँ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले इसकी जानकारी, बेसिक जानकारी अपने को होना आवश्यक है। समझ गए होंगे प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा था। इस काल में मानव किसी लिपि व लेखन कार्य से परिचित नहीं था। उसके पश्चात आता है आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में किसी लिपि से तो परिचित थे लेकिन उनको पढ़ी नहीं जा सकी। जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिपि है उसको कई बार पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो आग ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित थे लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। ऐतिहासिक काल लिपि से परिचित भी हैं और वो पढ़ी भी जा सकती है। जैसे अपने प्राचीन भारत के जो साहित्य उनकी बात करें या मध्यकालीन भारत की बात करें तो इस प्रकार से 3 काल में ये डिवाइड यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, इसके पश्चात सबसे पहले अपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अपने को ये जानना जरूरी है कि सभ्यता एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा सा डिफरेंस अपने को देखने को मिल सकता है, थोड़ा अंतर रहता है। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता उत्तरोत्तर विकास होता है मानव का, यानी मानव उस समय में कैसे रहा करता था, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, सभ्यता ग्रामीण थी या शहरी तरीके से रहते थे, मकान कैसे होते थे, पशुपालन, कौन से पशुओं से वो परिचित हुआ करते थे। इस प्रकार से उसका जो उत्तरोत्तर विकास हुआ वो सभ्यता को दर्शाता है। ठीक है, संस्कृति जो है वो थोड़ा सा अलग, पहनावा, खान पान, उनकी बातें कर लेते हैं। इसमें उनका रहने का तरीका जो उत्तरोत्तर विकास हुआ है वो सभ्यता का घोतक यहाँ पर माना गया है। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा सा डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है। सभ्यता क्या है ये बात हो चुकी है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अपने पढ़ते हैं तो विश्व की जो बड़ी 4 सभ्यताएं हैं उनकी बात करना भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पीछे की बातों को नहीं जानेंगे तब तक आगे की बात जो है वो अपने समझ में नहीं आएगी। तो देखो मित्रों, सबसे पहले अपने माने तो प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, उसके पश्चात अपने मिस्र की सभ्यता को भी पढ़ते हैं। उसके पश्चात अपने वाली जो भारतीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा गया, और उसके पश्चात चीन की सभ्यता जो है ये। अब आप इस बात से पूर्णतः जानकार हो, परिचित हो कि जो भी सभ्यता है वो किसी ना किसी नदी के तट पर ही विकसित हुई है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो भी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं वो क्यों हुई हैं सर, तो इसमें यह है कि एक तो वहाँ पर जैसे वो पुराने समय में पशुपालन जैसे कोई कार्य करते थे तो वो सुविधाएं होती थी। उस समय यातायात के साधन नहीं होते थे तो नदी जो है वो यातायात के लिए, उनके लिए एक परिवहन का कार्य भी किया करती थी। उसके आसपास का जो दलदली क्षेत्र होता था वहाँ पर अपने जैसे उनके खाने के जो चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध हो जाती, जैसे कई प्रकार की वनस्पति वहाँ उगती थी अनेक प्रकार से। कहने का आलो और मतलब ये निकलता है कि कई प्रकार की सुविधाएं नदियों के किनारे मुहैया हो जाती थी, पशुपालन, कृषि जैसे कार्य या फिर परिवहन जैसे कार्य। इस वजह से पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हैं, भले वो मेसोपोटामिया की हो, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं।
तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, इसकी बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। मिस्र की सभ्यता है तो ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी गुरुजी? नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने पढ़ते हैं तो ये उस समय की जो सिंधु बहा करती थी, सिंधु नदी, उसके किनारे विकसित हुई है। और चीन की सभ्यता आप लोग जानते हो, हांगहो नदी जो है उसके किनारे विकसित हुई है। तो ये बड़ी सभ्यताएं, विश्व की 4 सभ्यताएं हैं। इनमें से भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला व फरात नदियों के किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे और सिंधु घाटी, और जो चीन की सभ्यता है वो हांगहो नदी जो है उसके किनारे विकसित हुई थी। अब अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में ये कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान किस प्रकार से हुआ। तो कुछ अपने जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित है। ठीक है। उन्होंने अपने कई तर्क भी दिए लेकिन उनके वो तर्क असफल हो गए। ऐसा कहने वाले विद्वान जो हैं, देखो मेसोपोटामिया का प्रभाव सिंधु घाटी सभ्यता पर है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित होकर के, इससे प्रभावित होकर के वो सभ्यता वहाँ पर पनपी है। ऐसा कहने वाले मार्टिमर हिलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, सर जॉन मार्शल हैं और DS गार्डन। इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके विकास का, उसके उत्थान का जो प्रमुख कारण है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिए, ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मैं यहाँ थोड़ा आपको इसमें डिटेल में बता देता हूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इन्होंने तो कह दिया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित है, लेकिन किस प्रकार प्रभावित नहीं है उनको देखें, इनका मत असफल क्यों हुआ उसको देखें। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता को अपने पढ़ते हैं वो एक नगरीय या शहरी सभ्यता उसको माना जाता है। तो वो ग्रामीण सभ्यता इसको कैसे प्रभावित करेगी? ठीक है, ये बात हो गई। उसके पश्चात 1-2 पॉइंट ऐसे भी हैं, जैसे ये कई ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में अपने को देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये इनका जो तथ्य था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही इसका विकास हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये एक असफल तथ्य यहाँ पर साबित होता है, क्योंकि मेसोपोटामिया एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और अपने सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, और अपनी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक सभ्यता है। ठीक है। कुछ जो विद्वान उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो द्रविड़ों से प्रभावित रही है। द्रविड़ जो जाति होती है, द्रविड़ जो समय था उससे प्रभावित रही है, क्योंकि द्रविड़ जो लोग होते थे वो पथ पूजा, शिव पूजा, अग्नि की पूजा करते थे, और ऐसा ही अपने उस घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन द्रविड़ जो है वो ग्रामीण प्रवेश से है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी प्रवेश से थी। यहाँ पे एक आपको बताऊँ तो यहाँ पर जैसे सिंधु की सभ्यता जो है वो सभ्यता में जो मकान में है, जो भवन निर्माण में काम में ली जाने वाली ईंटें, वो की हुई ईंटों का प्रयोग अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में तो कच्ची ईंटों का प्रयोग ही होता था। अपने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा पढ़ते हैं कि मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जाल बिछा हुआ था इन मकानों का उसमें दरवाजे सड़क ही खुलते थे। इस प्रकार से भिन्नता यहाँ पर पाई गई। हाँ, द्रविड़ों ने जो कहा कि पूजा शिव पूजा दोनों में समान, बात दोनों में समान थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भिन्न से ये असफल हो गया। इनका ये जो प्रस्तुत किया था कि द्रविड़ों से प्रभावित है, ये भी असफल हो गया था। उसके पश्चात पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका कहीं कहीं आर्यों से हुआ होगा। आर्यों से बताने वाले लक्ष्य स्वरूप और रामचंद्र हैं, ये दोनों विद्वान ये कहते हैं कि आर्य से ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है वो ही है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात को देखिए, आर्य वो घोड़े से परिचित थे, लोहे के औजार हैं उनसे वाकिफ थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता में अपने देखते हैं कि लोहे से, घोड़े से परिचित यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। इस प्रकार से दोनों में भिन्नता जो है वो भी यहाँ पर देखने को अपने को मिलती है। ठीक है। आगे चलता हूँ मैं आपको अगले पेज। आगे अपने चलें तो जो प्रमुख विद्वान हैं उन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माता किसको माना है, इस चीज़ को देखें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने विद्वान जो हैं उनके नाम लिख रखे हैं और किससे संबंधित बताया है, यानी सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है, तो उन्होंने जो बताया है वो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले अपने बात करें, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप हैं और रामचंद्र जो अपने विद्वान हैं, इन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता जो है इसका निर्माता आर्य हैं। किनको माना गया है? आर्यों को इसका निर्माता जो है वो माना गया है। विद्वान गार्डन चाइल्ड हैं, तो इनके अनुसार देखें तो इन्होंने कहा कि सुमेरियन जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हो सकते हैं। राखलदास बनर्जी हैं, इन्होंने कहा है कि द्रविड़ जनजाति के लोग हैं या द्रविड़ समुदाय जो है इनसे ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विकसित हुई है, इन्हीं से इनका निर्माण जो है वो हुआ है। हिलर महोदय हैं, तो इन्होंने कहा है दस्यु दास जो हैं इनके द्वारा सिंधु सभ्यता की स्थापना, सिंधु सभ्यता जो है उसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा विशेषली याद रखना। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने बताया है आर्य हैं।
गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि सुमेरियन जो है इनसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। राखलदास बनर्जी हैं, इन्होंने द्रविड़ से संबंधित बताया है। और हिलर महोदय हैं, उन्होंने कहा है दास या दस्यु जो हैं इनसे ही सिंधु सभ्यता जो है वो विकसित हुई होगी। सिंधु सभ्यता के नामकरण की अगर बात करें तो यहाँ से कई बार प्रश्न जो है वो आ जाता है। जैसा कि अपने सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अपनी बात करें तो सिंधु सभ्यता इसको किसने कहा है? जॉन मार्शल जो हैं इन्होंने कहा था कि ये सिंधु सभ्यता है। पहले इसका नाम, शुरुआती नाम सिंधु सभ्यता ही रखा गया था, क्योंकि इसमें जो स्थल, प्रारंभिक स्थल जो खोजे गए वो सिंधु घाटी, अपने सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे वहीं पर इसके स्थल खोजे गए। इससे ये तय हुआ कि सिंधु नदी के आसपास बची हुई ये कोई सभ्यता हो सकती है। लेकिन इसके बाद में जब इसके अन्य उत्खनन कार्य हुआ, अन्य स्थल खोजे गए, तो कई स्थल जैसे अपने दक्षिणी भारत में भी यमुना वाले क्षेत्रों में भी खोजे गए इसके स्थल। तो उससे ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के अलावा भी कई नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पर इस सभ्यता के अवशेष या साक्ष्य जो हैं वो मिल रहे हैं। तो ये सिंधु नाम सभ्यता नाम रखना उचित नहीं है। उसके पश्चात सिंधु घाटी की सभ्यता इसको नाम दिया गया, जो कि डॉक्टर रफ़ीक मुगल जो हैं इनके द्वारा ये नाम दिया गया था। ये प्रश्न एक बार शायद एनटीपीसी में आया भी था। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने, और पहला ऑप्शन उसमें जॉन मार्शल वहाँ पर दिया हुआ था। इसके पश्चात इसको हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया है, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक स्थल जो खोजा गया वो हड़प्पा स्थल खोजा गया था। तो इसी वजह से, उसी स्थल की वजह से इसका नाम फिर हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो कि एक सर्वमान्य नाम इसका फिर रख दिया गया था। आगे चलते हैं। घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ है, और सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, और पूर्वी स्थल जो है वो कौन सा रहेगा। तो मैं एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैप जैसा भी बनेगा एक बार बेसिकली अपने को समझने के लिए होना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा ये तय हो जाएगा कि स्थल यहाँ है। तो देखो, सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो कौन सा गुरुजी? मांडा है। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में है। मांडा है जम्मू कश्मीर में, और ये चिनाब नदी के तट पर विकसित हुआ एक स्थल माने हैं इसको अपने। अब सबसे दक्षिणी स्थल माने तो देमाबाद है। कौन सा है सर? देमाबाद। देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये गोदावरी नदी के तट पर विकसित हुआ है। गोदावरी की सहायक है परवरा नदी। वैसे परवरा ऑप्शन में ना हो तो गोदावरी कई बार आ जाता है, उसको सही मान लिया जाता है। तो याद रखना, सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, और दक्षिणी स्थल जो है वो देमाबाद है। सबसे अपने पश्चिमी स्थल की बात करें तो कौन सा है? इधर मेरठ में पड़ता है, यूपी में। मेरठ यूपी में पड़ता है। आलमगीरपुर। ठीक है, ये पूर्वी स्थल है। और पश्चिमी स्थल की बात करें तो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में पड़ता है सुतकांगेडोर। ठीक, ये सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। ठीक है, ये दास्क नदी के तट पर विकसित हुआ है अभी। दास्क नदी के तट पर विकसित हुआ है, और ये जो है ये हिंडन नदी के तट पर विकसित हुआ स्थल है। तो ये सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अपने लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, तो इसको आप बेसिकली ध्यान रखना। इसकी पूर्व से लेकर पश्चिम तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है। कितना गुरुजी? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो ये 1400 किलोमीटर इसका विस्तार जो है वो अपने को देखने को मिलता है। तो ये भारत के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग वर्तमान वाला जो भारत है उसके अनुसार मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब इसका विस्तार 3 देशों में है। कौन कौन से में है सर? भारत। सर्वाधिक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो भारत में है। सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? भारत में, फिर पाकिस्तान में है। ठीक है, और फिर बलूचिस्तान में भी, या अफगान में, यहाँ पर 2 ही अपने को देखने को मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिक स्थल जो हैं वो भारत में हैं। अब इसके बाद बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है सर? सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल देखिए, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार देखें तो इसका चेंज हो गया। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसमें के अनुसार देखें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये जो है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार है ये फैला हुआ है इतना। और वर्तमान परिदृश्य में अलग अलग स्थल जो है वो खोजे गए हैं। तो ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में अब इसके जो नए उत्खनन कार्य हुए हैं तो उसके अनुसार इसका दायरा जो है ये यहाँ तक पहुँच गया है। आकार की मैं बात करूँ तो इसका आकार त्रिभुजाकार पहले माना गया था। त्रिभुजाकार
सिंधु घाटी सभ्यता। अब विषम चतुष्कोणीय इसका आकार जो है वो हो गया है, क्योंकि अलग अलग स्थानों से अलग अलग स्थल जो है वो खोदे जा रहे हैं, उनकी जो खोजबीन है वो चल रही है। तो इस वजह से पहले त्रिभुज आकार हुआ करता था, वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर होने की वजह से आकार में भी इसके परिवर्तन अपने को देखने को मिला है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में मैंने शुरुआत की है, तो इतना ही करवा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा है और थोड़ा समय का भी अभाव है। कल मैं नया इसके आगे का जो चैप्टर है वो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो के प्रति जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास तो ये नोट्स पड़े हैं, मैंने तो काफ़ी समय से पढ़ रहा। मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, तब भी इनको काफ़ी बार कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं। अब तो आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आपका जो भी रिस्पॉन्स हो वीडियो के प्रति वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा कि सर ये त्रुटि है या आपने अच्छा नहीं करवाया। हाँ, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि मैं नहीं आने दूंगा। लगातार विधिवत रूप से ये क्लासें जो हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और अच्छे से आप नोट्स बना लेना, ज़रूर आपके लिए उपयोगी साबित होगी आने वाले एग्जाम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।